होली को लेकर बिहार के बीजेपी विधायक का बड़ा बयान सामने आया। होली के दिन मुसलमान घर से न निकले। हरिभूषण ठाकुर विधायक हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। अगर बड़ा दिल हो तभी घर से निकले, ये ठाकुर का बयान। अगर रंग लग जाए तो हंगामा ना करें। अगर रंग बेचते हैं तो रंग लगने से डर क्यों, यह है ठाकुर का बयान। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हमारे साथ हैं। बचौल जी, होली को लेकर के क्या, होली के दिन जुम्मा है और होली भी है। देखिए, जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली एक बार आती है। होली रंग त्योहार उत्सव उमंग का पर्व है और रंग लग जाता है मुस्लिम बंधुओं को तो बुरा मानते हैं। बड़ा करेजा हो तो उस दिन निकले घर से बाहर। उन लोगों का पवित्र रमजान महीना भी चल रहा है, नहीं तो घर में ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर लें जिससे विवाद नहीं बढ़े। ये अपील है हमारा मुस्लिम बंधुओं से। मतलब घर से ना निकले? नहीं निकले घर से, हाँ नहीं निकले। क्यों मुसलमान घर से ना निकले? इसलिए जो उनको रंग लग जाता है तो रंग को बुरा मानते हैं और हम लोग रंग को ही अच्छा मानते हैं। रंग का उत्सव है, अबीर गुलाल का उत्सव है। अगर लग जाएगा तो विवाद बढ़ेगा और 51 दिन तो जुम्मा करते ही हैं। एक जुम्मा को हिंदू बंधुओं के लिए बड़ा कलेजा अगर दिखा देंगे तो इसमें क्या बीत जाएगा। तो मुसलमान रंग बेचते हैं, वही रंग तो आप लगाते हैं। रंग बेचते हैं लेकिन लगाते नहीं है, ये उनका डबल स्टैंडर्ड है। निश्चित रूप से अगर लगाते नहीं है तो नहीं बेचना चाहिए। अगर ईमान की बात हो, सत्यता की बात हो, धर्म का बात हो तो लगाते हैं, नहीं तो बेचना भी नहीं चाहिए। और बिहार में बीजेपी के विधायक के बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। आरजेडी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है तो जेडीयू ने कहा है कि बिहार में कानून का शासन है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। ये बताइए, बीजेपी कह रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बीजेपी कह रही है कि होली के दिन मुसलमान भाइयों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे जितने भी त्यौहार हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, गुरु नानक जयंती हो या क्रिसमस डे हो, हमारे देश के सभी लोग मिलजुल करके हर त्यौहार मनाने का काम करते हैं। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस के लोग देश में पूर्व से ही नफरत फैलाते आए हैं और आज भी देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग जो सभी धर्म जाति के लोग हैं, इनके मंसूबों को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बीजेपी जो है विकास के मुद्दे से भटकाकर हमें धर्म जाति के मुद्दे पर लाना चाहती है। तो अब जो है देश के लोग जो है, देश के लोगों को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, न कि धर्म जाति में नफरत। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि होली के दिन जुम्मा भी है, मुसलमान घरों से ना निकले। कहाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है? हरिभूषण ठाकुर बचौल उनके प्रवक्ता का न्यूज है, उनके अध्यक्ष का न्यूज है। आपके साथी विधायक, अब तो विधायक ने कहिए कि विधायक अभी आपके बगल में बयान दे रहे हैं। बिहार के विधायक का भी उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। बिहार में कानून का राज स्थापित है। सभी लोगों को अपना धर्म, अपनी खुशी, अपनी त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है। सरकार उसको देखती है। वो कह रहे हैं कि अगर बड़ा दिल हो, अगर रंग लग जाए तो हंगामा होता है, लिहाजा अगर रंग लगने पर हंगामा न करना हो तो निकलें, वरना घरों में रहें। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं जो रंग और गुलाल खेलते हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो ईद और बकरीद को भी मनाते हैं। तो इस तरह से सभी धर्मों का संगम है बिहार में। सभी धर्म और सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्मों के जो यहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर है उसको एक एक करके नीतीश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। और अब खबर यूपी के संभल से। संभल में इस बार होली बेहद खास है, इसके लिए यहाँ घर घर में भगवा रंग बांटा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। संभल में 46 साल बाद विशेष होली का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिकेय महादेव मंदिर में इस बार विशेष होली का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में घर घर जाकर भगवा रंग बांटा जा रहा है। लोग रंग पाकर खुश नजर आ रहे हैं। अपने कुछ अलग विशेष रहेगा, खास रहेगी होली अपने। तो ये भगवा कलर आपको मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इस दुनिया में भगवा रंग बहुत ही प्यारा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि संभल के हर शख्स के बीच भगवा रंग बांटेंगे। हर मन में होली है, हर रंग में होली है और संभल में इस बार विशेष होली है। इसलिए आपकी बार जो भगवा रंग है वो पूरे प्रदेश में बांटा जा रहा है, पूरे देश में बांटा जा रहा है और हम भी इसे हर व्यक्ति को देने की इच्छा रखते हैं।
ये मंदिर पिछले 46 सालों से बंद था। दिसंबर में ही प्रशासन के सहयोग से इसे खोला गया है। शहर के दूसरे हिस्से में बसे हिंदू समुदाय के लोगों ने इसे सजाया है। हिंदू संगठनों के इस आह्वान के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में आज संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देखिए पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। संभल में किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए संभल पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने हैं। यहीं पर हिंसा भड़की थी 24 नवंबर को और पूरे इलाके में संभल पुलिस एसपी शीश चंद जी, डिप्टी एसपी अनुज चौधरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और संभल पुलिस के जवानों के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि होली के हुड़दंग में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखें। एसपी सर, ये बताइए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है? संभल में रंग एकादशी का ये देखिए, अब ये जामा मस्जिद का रास्ता है और यहाँ पे बाहर पूरी तरीके से फ्लैग मार्च किया जाए। जी सर। रंग एकादशी का जुलूस अभी 1 बजे निकलेगा जी। इस बीच सभी जगह फोर्स तैनात कर दी गई है जी और सभी जगह कुशलता है और गलियों में और घरों पर लोग रंग खेल रहे हैं और पूर्ण शांति है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग इस वक्त घरों में रहें जो दूसरे समुदाय के लोग हैं। नहीं, सभी काफ़ी मार्केट खुले हुए हैं और दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से यह त्यौहार मनाएंगे, यह सुनिश्चित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध मथुरा की होली की। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली आज से शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं और बांके बिहारी महाराज के साथ होली खेल रहे हैं। भक्त रंगों से सराबोर हैं। बांके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल उड़ रहे हैं। आज बांके बिहारी महाराज पिचकारी से भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं। वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है और बांके बिहारी जी मंदिर की छटा देखते ही बनती है। आज रंग भरनी एकादशी है और इस मौके पर बिहारी जी के साथ होली खेलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। मंदिर में रंग और गुलाल से होली खेली जा रही है। रंग भरनी एकादशी के दिन से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से टेसू के रंगों से होली खेली जाती है। टेसू के रंग फूलों से तैयार किए जाते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होता है। इसे पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ बनाया जाता है। ब्रज में होली की शुरुआत वैसे तो बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है, लेकिन बांके बिहारी जी संग होली खेलने की भक्तों की चाह उन्हें बिहारी जी के मंदिर खींच लाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मिथिला में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा जो पूरी दुनिया को उनके आदर्श पर जीवन जीने का संदेश देगा। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में बिहार के मिथिलांचल के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला के लोगों की मेहनत और लगन ने गुजरात की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। अमित शाह ने मिथिला में जल्द ही माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी माँ सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम माँ जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। और मिथिला में माता सीता के भव्य मंदिर के ऐलान से बिहार के लोग काफी खुश हैं। बीजेपी और जेडीयू सांसदों ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बन करके तैयार हो गया है, उसके दर्शन पूजन शुरू हो गए हैं। उसी तर्ज पर वहां जनकपुर में भी मां जानकी की, मां सीता की भव्य और विशाल मंदिर बनना आवश्यक भी है और यह तुरंत बन जाए। और सरकार ने भी उसके लिए हर स्तर का समर्थन सहयोग करने के लिए जो घोषणा की है, कही है, इसके लिए मैं सरकार को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई करता हूँ। जहाँ माँ सीता का जन्म भूमि है पुनौरा धाम, वहाँ पर भी माँ जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। इस पर आपने देखा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे भी दिए और पूरा घोषणा भी की और देश के प्रधानमंत्री जी भी 500 करोड़ दिए
तो और अमित शाह जी बोल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल स्वागत योग्य बात है। और शुरू से ही हम लोग मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल में कहे कि माँ सीता को जन्मभूमि बनना बहुत ही आवश्यक है। आज उन लोग बोल रहे हैं तो ये बहुत ही धन्यवाद की बात है। बाबा बागेश्वर और श्री श्री रविशंकर के बिहार दौरे पर विपक्ष के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, विपक्ष की मानसिकता सनातन विरोधी। विजय सिन्हा का बयान, सनातन विरोधी लोग देश में रहने योग्य नहीं, विजय सिन्हा का बयान। श्री श्री रविशंकर बाबा बागेश्वर के दौरे से विपक्ष परेशान क्यों है, ये सवाल भी उठा रहे विजय सिन्हा। जो सनातन विरोधी मानसिकता है, जिसको अपने धर्म पर शर्म लगता है, जो संविधान का अपमान करने वाला संविधान विरोधी मानसिकता के लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। अरे हमारे 193 कंट्री जिसको पूजता है, श्री श्री रविशंकर जी महाराज को 193 कंट्री लालायित रहता है सुनने के लिए, और उनके आने पर इन लोगों को परेशानी होता है। ऐसे मानसिकता के लोग भारत में रहने योग्य नहीं है। जो अपने धर्म का, अपने धर्म गुरु का, अपने धर्म ग्रंथों का जो सम्मान नहीं करे वो संविधान विरोधी है। संविधान में भी भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी का भाग 3 फंडामेंटल राइट पर चित्र है हिम्मत उसको हटा देने का? हनुमान जी का चित्र है। और राजस्थान के भीलवाड़ा में आज बंद का ऐलान किया गया है। सकल हिंदू समाज के संतों ने इसका आह्वान किया है। विजयनगर और भीलवाड़ा में गैंगरेप और लव जिहाद जैसी घटनाओं के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सकल हिंदू समाज ने बंद का फैसला किया है। मांग की जा रही है कि प्रशासन इन घटनाओं को गंभीरता से ले और दोषियों को सजा मिले। बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई। दुकानदारों से स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद करने का अनुरोध किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी बंद का समर्थन किया है। हिंदू समाज में बहुत रोष है और इस विषय को लेकर आज भीलवाड़ा में सकल हिंदू समाज का बंद का आह्वान है। लव जिहाद, ब्लैकमेल, गैंगरेप, धर्मांतरण के विरोध में सकल हिंदू समाज संतों के मार्गदर्शन में भीलवाड़ा बंद रखा है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। प्रमुख चौराहों और बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, अफवाह नहीं फैलाएं, बिना किसी साक्ष्य के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करके माहौल को बिगाड़ने वालों का बहिष्कार करें और आने वाले जो हमारे त्योहारों के दिन हैं वो अच्छे से मने और एक मिसाल कायम हो। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। एमपी के मऊ में पत्थरबाजी की नई तस्वीरें सामने आई है। मऊ में भारत की जीत के बाद ही ये पत्थरबाजी की गई थी। दोनों तरफ से जमकर हुआ था पथराव और टीम इंडिया की जीत के बाद ये झड़प हुई थी। दुकान, मकान और गाड़ियों में आगजनी की गई थी और पत्थरबाजों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये पत्थरबाजी एक दूसरे पर कैसे की जा रही थी। ये तस्वीरें, नई तस्वीरें सामने आई है, खासतौर पर यह कि भारत की जीत के बाद से ही ये पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज भी किया। भारत की जीत के बाद जुलूस निकाल रहे लोगों और दूसरे पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते झड़प पथराव में तब्दील हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए निकाला गया जुलूस जब मस्जिद के पास पहुंचा तब दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। उपद्रवियों ने जश्न मना रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालात बेकाबू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। 2 गाड़ियों और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इंदौर ग्रामीण और इंदौर शहर की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। जो यहाँ जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इस पूरे का अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार इसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।
और वहीं इंदौर के पास महू में जिस जगह पर उपद्रवियों ने हिंसा की है, वहां से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय हम उसी गली के बाहर मौजूद है। ये आप देख सकते हो, इस गली के जो अग्रसेन चौराहा बताया जाता है, इस गली के लास्ट में आता है, वहां से एक जुलूस यहाँ तक आ रहा था और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। उसके बाद कई गाड़ियों में यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई। आप देख सकते हो, ये गाड़ियों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। साथ ही इस दौरान यहाँ पर पथराव भी किया गया, तो कुछ गाड़ियों को में आगजनी की घटना भी घटित हुई। आप देख सकते हो, इस क्षेत्र में विवाद की स्थिति निर्मित हुई। कुछ यहाँ पर पथराव की स्थिति रात को निर्मित हो गई और घटना को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगा दिया गया है। आप देख सकते हो, इस गली के आखिरी छोर से विवाद की स्थिति निर्मित हुई और यहाँ पर भी पथराव की स्थिति निर्मित हुई, जिसके कारण कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यहाँ पर आप देख सकते हो, पुलिस मौजूद है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, जो यहाँ पर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर साथ ही SDM के साथ ही आला अधिकारी भी मऊ में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिलहाल अभी यहाँ की स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा। और टीम इंडिया की जीत के बाद हैदराबाद के दिलसुख नगर में जमकर जश्न मनाया जा रहा था। जीत के जश्न में भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। टीम इंडिया के चैंपियन बनते ही फैंस की भीड़ सड़कों पर उतर आई और बेकाबू हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर काफी सारे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें फैंस का हुजूम देखा जा सकता है। दरअसल दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने बड़ी जीत को दर्ज किया। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस में जश्न का माहौल था, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर तेलंगाना पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी नेता ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया और लिखा, हैदराबाद पुलिस ने दिलसुख नगर में नागरिकों को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत का जश्न मनाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। करीमनगर में भी इसी तरह के दृश्य देखे गए। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ये नई चाल है? और टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद कश्मीर में अलग ही नजारा देखने को मिला। रात को लोग जश्न मनाने सड़क पर उतर आए। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास को रच दिया है। इस जीत की खुशी में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। कश्मीर के राजौरी और उधमपुर में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी किया और ढोल की थाप पर नाचते झूमते नजर आए। युवाओं के जोश को देखकर यही लग रहा था कि होली से पहले दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। राजौरी में तो शाम से ही क्रिकेट फैंस सड़कों पर जमा होने लगे थे, क्योंकि सभी की उम्मीद बन चुकी थी कि भारत की क्रिकेट टीम 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा करेगी। आखिरी समय में जैसे ही ये तय हो गया कि भारत ट्रॉफी पर कब्जा करेगा, लोग तिरंगे के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी टीम को बधाई दी है। और अब खबर महाराष्ट्र से। औरंगजेब की कब्र पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया। औरंगजेब की कब्र को ढहा देना चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा और कहा है कि कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करना होंगे। औरंगजेब की कब्र ASI से संरक्षित है, उन्होंने ये भी कहा, और कब्र को कांग्रेस शासन में संरक्षित किया गया था, ये भी उन्होंने कहा। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालंय। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालंय। और चलिए अब बात करते हैं कश्मीर के गुलमर्ग में हुए फैशन शो पर विवाद की। देखिए बड़ी खबर क्या है। गुलमर्ग में फैशन शो पर विधानसभा में भी हंगामा हो गया है। विपक्ष ने गुलमर्ग फैशन शो पर सवाल उठा दिए हैं। रमजान में फैशन शो के आयोजन को लेकर विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की। विधानसभा में भी हंगामा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि गुलमर्ग में, कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो हुआ, इसके बाद विवाद हो गया और अब
जो विवाद है, इसका जो हंगामा है, वो विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो पर हुए बवाल पर विपक्ष ने उमर अब्दुल्ला पर हमला किया है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जिस होटल में फैशन शो का आयोजन हुआ वो उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदार का है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं नेता अपोजिशन सुनील शर्मा। शर्मा साहब, दो मुद्दे उठे लगातार, हमने देखा सदन में हंगामा भी हुआ गुलमर्ग और कठुआ इंसिडेंट को लेकर। उमर अब्दुल्ला ने कठुआ इंसिडेंट और गुलमर्ग इंसिडेंट को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी गुलमर्ग को लेकर। किस तरीके से देखते हैं? मुझे जितना इसका बोध है, ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है, ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है और कभी कभार तो ये आपस में बिल्कुल एक ही परिवार था। इन्हीं के द्वारा ये होटल बनवाया गया है, इन्हीं के द्वारा इस होटल को सारा सुसज्जित किया गया है। जहाँ तक बार की बात आई, जिसमें शराब वगैरह का भी पान किया गया, सेवन किया गया है, वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म बार जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट देता है, वो भी इंक्वायरी करे। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि सीएम साहब अपने घर में ही पहले इंक्वायरी करें, अपने रिश्तेदारों पे इंक्वायरी करें, उसके बाद हाउस को वो एश्योर करें। वहीं एक और मामला गरमाता हुआ दिख रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। कठुआ में हत्या पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष ने कठुआ में हत्या पर निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। कठुआ के बिलावर में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब देखिए कैसे विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम को कठुआ जाने से रोका गया है और मैंने भी डिप्टी सीएम को ना जाने की सलाह दी है, ये उन्होंने कहा। जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इज़हार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, कल शायद एलओपी साहब भी मौके पे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। और देखिए, कठुआ में हत्या पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष कठुआ जाने की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष का क्या जवाब है, ये आप सुन लीजिए। इंसिडेंट पे आप इस सवाल उठाए सीएम साहब। कठुआ के लिए ऑनरेबल एमएलए साहब 3 दिन से वहीं पे थे, स्पॉट पे थे। कल हमें भी इन्होंने बुलाया था और हमने सारी वस्तुस्थिति ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को दी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि होम सेक्रेटरी और डीआईबी को यहाँ भेजा गया है तमाम इंसिडेंट्स की, और विशेषकर कल वाला जो बहुत सीरियस इंसिडेंट है जिसमें हमें 14 साल का बच्चा भी था, उसकी डिटेल्ड जानकारी हो और जो आउटकम आएगा जांच के बाद अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता ये चीज़ें। हमारे इस्लाम में भी है कि किसी बेगुनाह को, किसी बच्चों को मारना बेगुनाह, ये इसके कोई इजाज़त नहीं है। और ये है कि वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जाना था, देते परमिशन, कोई सी प्रॉब्लम थी, जाता वहाँ। अगर उस गांव में नहीं तो किसी बाहर के तहसील में किसी जगह वो बैठते अफसरों के साथ, उनके थोड़ा ये मरहम करते, भाई इस तरफ ये हम इसके दुख सुख में साथ है। गवर्नमेंट का काम होता है दुख में साथ रहना, और ये नहीं अलाउ किया। लीडर अपोजिशन चले गए, लेकिन अब ये कहते हैं जी नहीं, वो ये पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं था। लेकिन यही लोग कहेंगे फिर किसी दिन चुप जाओ सवाल करेंगे। एक वाक़ा हुआ था कठुआ में, आपका कोई मिनिस्टर गया नहीं। अब ये तो ये लोगों को पता नहीं है। अब ये असेंबली में बताया गया कि वहाँ रोका गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चला था, मैं नहीं जाने वाला था, मुझे रोक गया। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ कहा कि हाँ उसको जाना था, तो उसको रोका गया। अब तो लोग को पता चला ना कि एनसी से या गवर्नमेंट से कोई आने वाला था वहाँ। हमने ऐसे नहीं छोड़ा था उन लोगों को रहम पे। ये चीज़ें हैं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता
ये आपको क्या लगता है क्यों रोका गया था? वो तो पुलिस जवाब देगी, वो तो पुलिस जवाब देगी। मैं पुलिस तो खाई नहीं ना, मैं होम मिनिस्टर के जो मेरे पास होम है ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्यों रोके? ये तो होगा पॉलिटिकली, और क्या होगा। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। आज ईडी ने छत्तीसगढ़ के 15 जगहों पर रेड की है। देखिए आप खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की है। 4 अलग अलग गाड़ियों में ईडी की टीम भूपेश के भिलाई स्थित आवास पर रेड मारने के लिए पहुंची। इसके अलावा कुल 14 लोकेशंस पर ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। ईडी की रेड के बाद भूपेश बघेल दफ्तर की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर कहा गया कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। ईडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के संबंध में 10 मार्च 2025 को 14 स्थानों पर पीएमएलए के तहत तलाशी ले रहा है। तलाशी परिसर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से संबंधित है, जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल का आवास और चैतन्य बघेल के करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का आवास भी शामिल है। और भूपेश बघेल के ऊपर ईडी की रेड पर कांग्रेस ने क्या कहा है और इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। और भोपाल से खबर है, भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही थी कांग्रेस, लेकिन हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर दरअसल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और अब इन्हें हटाने के लिए, इन्हें खदेड़ने के लिए देखिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए, हटाने के लिए ही दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की गई। और अब TV9 की बहुत बड़ी खबर का असर आपको बताते हैं। ललित मोदी पर TV9 के इंटरनेशनल खुलासे का बहुत बड़ा असर हुआ है। वैनुआतु ने अपने देश से ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। भारत के शिकंजे से बचने के लिए भगोड़े कारोबारी ललित मोदी ने वनुआतु देश की नागरिकता हासिल कर ली थी। TV9 भारतवर्ष ने इस खबर का सबसे पहले खुलासा किया था। इसके बाद दिल्ली से लेकर वनुआतु तक हलचल तेज हुई और बड़ा एक्शन देखने को मिला। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने एक बड़ी बैठक के बाद नागरिकता आयोग को ललित मोदी को जारी किया गया पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने अपने बयान में कहा कि भगोड़ा अपने प्रत्यर्पण से बचने का प्रयास कर रहा है। मैंने नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हाल ही में हुए खुलासों के बाद श्री ललित मोदी को जारी वनुआतु का पासपोर्ट रद्द कर दे। वनुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के करीब है। ये करीब 80 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष और आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आरोप हैं। जांच एजेंसियों की रडार पर आने के बाद ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था। हाल ही में TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया कि ललित मोदी ने वनुआतु की नागरिकता को हासिल कर लिया है।
और देखिए अगली अहम खबर का रुख करें। दिल्ली के गाजीपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रोहित की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रोहित की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसके बाद के हालात भी हमने आपको दिखाया किस तरह से जो परिजन है रोहित के, उन्होंने पूरा जो हाईवे है वो जाम कर दिया था और काफी जो गुस्सा है वो भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ परिजनों का देखने को मिला था। और अब खबर ये सामने आ रही है कि रोहित की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। गाजीपुर कूड़ाघर में सुपरवाइजर का काम करने वाले रोहित की बीती रात कार सवार युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने सुबह गाजीपुर बॉर्डर के पास हाईवे को जाम कर दिया। परिवार की महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गई। यहाँ पे गाजीपुर गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उसको जिहादियों ने रात को गोली मार दी 2 बजे। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे। उसको गोली मार दी जिहादियों ने। इस विरोध प्रदर्शन के बीच अक्षरधाम तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का पेपर होने के कारण परीक्षा देने जा रहे छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे लोग भी परेशान दिखे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक जाम हटवाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। और 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद तेजी से विकास हुआ है। कश्मीर में पिछले 6 साल में न केवल ग्रोथ बढ़ी है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से न केवल पर्यटन बढ़ा है बल्कि ग्रोथ और रोजगार में भी वृद्धि हुई है। पीएम मोदी का संघ शासित जम्मू कश्मीर के विकास पर खासा जोर रहा है। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके मुताबिक 2024-2025 में जम्मू कश्मीर की आर्थिक वृद्धि दर 7.06% होगी। 2024-2025 में प्रदेश की जीएसडीपी 11.19% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2019 के बाद से बेरोजगारी दर 0.6% घटकर 6.1% हो गई है। जम्मू कश्मीर में सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,54,703 है, जिसके 2024-2025 में 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2024-2025 के पहले 9 महीनों में कर राजस्व 10,624.09 करोड़ रहा। सर्वे में कहा गया है कि 2019-2024 के बीच 1984 औद्योगिक यूनिट में 9,606 करोड़ का निवेश हुआ, जिसने 63,710 रोजगार का सृजन किया। राज्य में दिसंबर 2024 तक 1.63 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिससे 5.9 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है।